साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 8 अगस्त है और 8 अगस्त हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथि, ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक घटना है। 8 अगस्त को हम भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाते हैं। हम जानते हैं कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। यह आंदोलन देश की आजादी की एक महत्वपूर्ण घटना बन गई, जिसने कि ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हम जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सन 1600 में ब्रिटेन में एक कंपनी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई और वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आदेश, एक फरमान जारी कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग रेड ड्रैगन जहाज के माध्यम से सन 1608 में सूरत पहुंचे और अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी और आगे चल करके ये सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे और जहांगीर से भी, उसमें मुगलों का शासन था, जहांगीर के दरबार में पहुंच करके व्यापारिक फरमान जारी कर दिया और बंगाल, बिहार, मुंबई, कलकत्ता के क्षेत्रों में इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनका व्यापारिक गतिविधियां तो बढ़ती चली गई, साथ ही इनका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी इनका हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। आगे बढ़ते चले गए। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव को देश में मजबूत कर दिया और आगे चल करके यही ईस्ट इंडिया कंपनी देश देश का जो भारत सरकार की सत्ता को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। इन घटनाओं में जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, उसमें 2-3 घटनाएं जो बड़ी महत्वपूर्ण थी, उसमें सन 1787 का प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, उनको हरा दिया गया और बंगाल को छीन लिया गया। इसी के बाद ब्लैक होल की घटना घटती है और बड़ी महत्वपूर्ण घटना जो होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है 1764 का बक्सर का युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव को और मजबूत कर दिया। जो उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, उनको पराजित कर दिया गया। बंगाल और बिहार के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उनको पराजित कर दिया। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही मजबूत हो गई। उस समय के जो लॉर्ड्स थे, उसमें बड़ी वारेन हेस्टिंग्स आए। वारेन हेस्टिंग्स ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की और इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का बड़ा लंबा इतिहास रहा और उन्होंने बड़ी देश भारत के आर्थिक क्षेत्रों में, उनके भूमि के राजस्व के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया और ये जमींदार लोग देश का जमींदार बनकर के बहुत शोषण किया, किसानों को शोषण किया और ये स्थायी बंदोबस्त लंबे समय तक जमींदारों के साथ कर लिया गया और इस तरह किसानों का शोषण होता चला गया। 1799 का जो समय था, इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को कई युद्ध भी करना पड़ा। मुगलों से लोहा लेना पड़ा, मराठों से लोहा लेना पड़ा, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध हुए, आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ और मैसूर में टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान से भी लोहा लेना पड़ा। 1799 में टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी काफी आगे बढ़ती चली गई। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के साथ साथ जो इनका इंटरफेयर था, इससे देश में हलचल भी मचने लगी। इस दौरान ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण द्वारा कई बार आदिवासियों का विद्रोह हुआ, किसानों का विद्रोह हुआ। अवध में एका विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह था और किसान आदिवासियों में संथाल का विद्रोह, मुंडा का विद्रोह, पाइकों का विद्रोह, खोड़ों का विद्रोह, ये भी विद्रोह होते चले। अंग्रेज नील की खेती किया करते तो नील विद्रोह भी बड़ा चर्चा रहा। सन्यासी विद्रोह भी बहुत चर्चा में रहा। इस तरह ये ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के साथ साथ में विद्रोह का भी सामना करती रही और देश की आजादी तो यद्यपि 1947 मिले, लेकिन देश की आजादी की जो माइलस्टोन है, जो नींव है, जो इसकी इबारत है, वो समय समय पर लिखी जाती रही।
बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएँ हुई, जिससे ये देश की आज़ादी की जो लहर है, जो आज़ादी की जो प्यास है देश की, वो आगे बढ़ती चली गई। तो इस तरह के बहुत सारे विद्रोह हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विद्रोह था वो 1857 को, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इसको देश की आज़ादी की प्रथम क्रांति भी कहा जाता है, इस तरह इसको नाम दिया जाता है। हम जानते हैं कि इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएँ घटी। 1813 का एक्ट लेके आया गया, 1833 का एक्ट लेके आया गया, 1835 में शिक्षा के अधिनियम भी लेके आए गए, और इस तरह जब 1800 जब डलहौजी लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल रहा, तो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारी रियासतें थी, हमारे क्षेत्र, देश के जो क्षेत्र थे, राज्य थे, उसमें अगर कोई उत्तराधिकारी ना हो तो लॉर्ड डलहौजी के माध्यम से जिनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यक्तिगत का सिद्धांत था, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को, बहुत सारी रियासतों को ब्रिटिश रियासत में शामिल कर लिया, ब्रिटिश सरकार में शामिल कर लिया। तो इस तरह 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह हुआ, और जब तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस की बात की जाती है कि इसके पीछे बहुत ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण थे। और इस समय हमारे देश की आज़ादी के दीवाने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई, तात्या टोपे हो गए, मंगल पांडे, बेगम हजरत महल और कुंवर साहब, और इस तरह 1857 का विद्रोह हुआ, और अंग्रेजों को काफी मुशक्कत और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब देश की आज़ादी तो नहीं मिली, लेकिन देश की आज़ादी का एक जो दृढ़ संकल्प था इस क्रांति के माध्यम से आ गया। इसके बाद बहुत सा बदलाव आया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास यहाँ का शासन चलाने का काम था, व्यापार करने का काम था, यह ब्रिटिश क्राउन को चला गया। उस समय लॉर्ड कैनिंग का शासन था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा व्यापारिक और राजनीतिक कार्य था वो ब्रिटिश क्राउन के पास, अर्थात ब्रिटिश सरकार के पास चला गया, ब्रिटिश राजा के पास चला गया, और वहां से सीधे यहाँ की सरकारें चलाई जाने लगी, यहाँ की राजनीति पर इंटरफेयर किया जाने लगा। उसमें शासनकाल लॉर्ड कैनिंग का हुआ करता था। इसके बाद बहुत सा परिवर्तन देश में देखने को मिला, बहुत सारे नए कानून आए। इसी दौरान 1860-61 में इंडियन पेनल कोड आया, सीआरपीसी आया, और साक्ष्य अधिनियम आया। ऐसे बहुत से परिवर्तन किए जाते रहे। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में उनका वर्नाकुलर, जो स्थानीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, स्थानीय भाषा के जो प्रेस थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बड़ा फेमस रहा। फिर इसके बाद 1886 में लॉर्ड रिपन जी का स्थानीय प्रशासन, जो पंचायती राज को उन्होंने महत्व दिया, स्थानीय प्रशासन को महत्व दिया। तो ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण घटना क्रम देश की आज़ादी के दौरान देखने को मिलती रही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना 1885 में घटित हुई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी गई, और एक तत्कालीन ब्रिटिश सरकार में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट थे, A.O. ह्यूम, इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। उस समय जो वायसराय थे, 1857 की क्रांति के बाद जो यहाँ लॉर्ड हुआ करते थे, उनको वायसराय, यानी ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि, वायसराय का मतलब था ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि, वायसराय कहा जाने लगा। तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरी थे, और जिन्होंने इसकी स्थापना किया वो A.O. ह्यूम थे। और ऐसा कहा गया कि एक संगठन की स्थापना है जो भारत में जो एक प्रकार की शोषण के विरोध में एक असंतोष पैदा हो रहा है, उनकी बात को सुनने के लिए एक मंच की, एक संगठन की स्थापना, इसको सेफ्टी बाल भी कहा गया। तो इस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नाम भी दिया गया। तो इस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संगठन के रूप में, एक प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आई, और यहाँ से देश के लोगों ने उस समय दादा भाई नौरोजी, ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, और ये इनको नरम दल का नेता कहा जाता था, और इसमें गरम दल के नेता भी रहे, जिन्हें लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ऐसे ये गरम दल के नेता कहे जाते थे। और जो नरम दल के नेता थे उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार से अपनी बात करने के लिए याचना, प्रार्थना और एप्लीकेशन के माध्यम से हम अपनी बात ब्रिटिश सरकार के पास रखेंगे कि देश का शोषण ना हो। और इसी दौरान दादा भाई नौरोजी ने
बड़ी महत्वपूर्ण किताबें लिखी और बताया किस प्रकार से देश का आर्थिक शोषण किया जा रहा है, देश की जो पूंजी है, जो वेल्थ है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, उन्होंने किताब लिखी कि किस प्रकार से पूंजी ब्रिटिश सरकार के द्वारा विदेशों में जा रही, ब्रिटेन जा रही है। तो दादा भाई नौरोजी ने देश में हो रहे शोषण के प्रति जनता को जागरूक करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता था, कहा जाता रहा। दादा भाई नौरोजी की तो इस तरह नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे बढ़ी। आगे आगे बढ़ते हुए 1905 में एक बड़ा महत्वपूर्ण घटना घटी, बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल को दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। उस समय शासन था लॉर्ड कर्जन का। तो उस समय बंगाल के विभाजन को लेकर के बड़ा जबरदस्त आंदोलन हुआ, बंगभंग आंदोलन शुरू हुआ। तो स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, ये भी हुआ। इसी दौरान नरम दल और गर्म दल में मतभेद हुआ और 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ उसमें नरम दल और गर्म दल का विभाजन हो गया। ये 1907 की बात थी। और इसके और आगे चलते हुए 1907 में ही मुस्लिम 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी ढाका में सलीमुल्लाह खां के द्वारा। और आगे चल करके ये अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत मुसलमानों को अलग से पृथक प्रतिनिधित्व देने के लिए, सांप्रदायिक निर्वाचन देने के लिए, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को आगे बढ़ाने के लिए माल्य मिंटो सुधार 1909 में आया। और इस तरह मुस्लिम धर्म को बांटने के लिए एक पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई। 1911 का समय आया, दिल्ली दरबार हुई और इसी दौरान जो राजधानी का परिवर्तन भी हो गया। राजधानी दिल्ली से कलकत्ता ले जाई गई। लेकिन इसी जब दिल्ली दरबार हुआ, वायसराय भारत आया और बंगाल विभाजन को भी रद्द करने की घोषणा की गई। 1914 में कामामाटा-गारू प्रकरण हुआ। एक कामामाटा-गारू प्रकरण, वास्तव में कामामाटा-गारू एक जहाज का नाम था, एक शिप का नाम था, जो यहाँ ब्रिटेन से भारत से कनाडा गया था। लेकिन जब कनाडा की सरकार ने उसको उतरने नहीं दिया गया, तो वो पुनः जो कामामाटा-गारू जो जहाज था, जिन्होंने जो कि राम सिंह ने लिया था कहीं से, तो जब ये बज में आए, कलकत्ता में उतरे, तो ब्रिटिश सरकार से इसकी झड़प हुई, कई लोग मारे भी गए थे इसमें। तो ये कामामाटा-गारू प्रकरण हुआ उन्हें। और इसी दौरान होम रूल लीग आई, एक बाल गंगाधर तिलक लेके आए होम रूल। और 1916 में लखनऊ समझौता हुआ और ये जो नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, तो ये एक हो गए। और इसमें इस समय एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई, महात्मा गांधी का देश भारतीय दक्षिण अफ्रीका से भारत में पुनः वापसी। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे बैरिस्टर के लिए, वकालत करने के लिए किसी अब्दुल्ला एंड कंपनी के लिए। और वहां भी उन्होंने सत्याग्रह किया था रंग भेद को लेकर के। वो सत्याग्रह का जो उनका अनुभव था भारत में भी बहुत काम आया था। तो 1915 में वो महात्मा गांधी भारत आए और पूरे भारत का दौरा करके भारत की परिस्थिति को जाना और समझा। और इस तरह भारत की व्यवस्था को, भारत की राजनीति को और भारत अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण को महात्मा गांधी जी के द्वारा समझ करके, और उन्होंने अपना अहिंसात्मक जो आंदोलन था, सत्याग्रह का जो आंदोलन था, वो शुरू कर दिया था। तो 1916 में हमने जैसा कहा कि लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौता में नरम दल और गरम दल एक हो गए। और इसी दौरान महात्मा गांधी का जो अनुभव सत्याग्रह को लेकर के बड़े महत्वपूर्ण जो प्रयोग थे, वो भी काम में आ गए। चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण बिहार में, जहाँ की नील की खेती, जो किसान थे नील की खेती करने वाले, उनका अंग्रेजों द्वारा बहुत शोषण होता था। 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने आंदोलन कर दिया, मजदूरों का भी बड़ा शोषण हुआ करता था। वहां भी महात्मा गांधी जी पहुंच करके अंग्रेजों को मजदूरों के हक में उनका अधिकार दिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार को बाध्य भी किया था। इस दौरान इसके आगे चल के बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटती चली गई। सबसे जो महत्वपूर्ण घटना थी वो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, पंजाब के अमृतसर में। हम जानते हैं कि ये बड़ी दुर्घटना, ये दर्दनाक घटना थी कि जहाँ की अंग्रेजों ने एक बाग में इकट्ठा हुए लोगों को
जो उस समय रोलेट एक्ट के विरोध में जो लोग इकट्ठा हुए थे, बैसाखी का पर्व भी था। तो जब वहाँ के लोग इकट्ठा हुए तो जो ब्रिटिश सरकार थी वहाँ जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए लोगों को, जहाँ मात्र एक गेट था, बिना किसी तरह की चेतावनी दे हुए और गोलियों से भुनवा दिया। ऐसा जलियांवाला बाग का हत्याकांड में बड़ी दर्दनाक घटना थी ये। इसमें जांचें भी, हंटर कमेटी भी आई। तो ये जलियांवाला बाग कांड के बाद मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड का सुधार आया और गांधी जी ने के द्वारा असहयोग आंदोलन भी शुरू किया गया। इस दौरान स्वदेशी को महत्व दिया गया और बहुत सारे स्वदेशी स्कूल हैं, स्वदेशी कॉलेज की स्थापना करने की गई। लेकिन एक बड़ी दुर्घटना घट गई 1922 में। चौरी चौरा कांड हो गया। गोरखपुर में भीड़ हिंसक हो गई और एक थाने में, चौरी जो गोरखपुर में थाना था चौरी चौरा, वहां आग लगा दी और 21-22 सिपाही मारे गए। तो गांधी जी को अपना जो असहयोग आंदोलन था वो वापिस लेना पड़ा और इसी दौरान 1923 में चित्तरंजन दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना किया। 1924 में जब बेलगांव अधिवेशन हुआ तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और सिर्फ एक ही बार वो अध्यक्ष हुए थे, वो बेलगांव अधिवेशन था। तो 1924 में की ये घटना रही और इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट बनाया था कि देश को, भारत को अब डोमिनियन स्टेट दिया जाए और इस तरह नेहरू रिपोर्ट के बाद और 1929 में ही देश की आज़ादी के संकल्प भी लिए गए और 1930 में बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। गांधी इरविन समझौता होता है, ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन होता है और 1932 में कम्युनल अवार्ड आता है, पूना पैक्ट होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी, गांधी जी की दांडी मार्च है। साबरमती से वो दांडी गए और उन्होंने नमक कर के विरोध में नमक पहुंच करके वहां समुद्र किनारे नमक बनाया और इस तरह जो दांडी यात्रा बड़ी प्रसिद्ध उनकी यात्रा रही। तो ये 1930 में दांडी यात्रा के बाद कम्युनल अवार्ड आया। कम्युनल अवार्ड के बाद पूना पैक्ट आया और गांधी इरविन समझौता और जो गोलमेज सम्मेलन थे, 3 गोलमेज सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन, तृतीय सम्मेलन, गांधी जी ने द्वितीय सम्मेलन में भाग भी लिया। और इसके बाद 1935 में बड़ा सुधार भी इस दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 लेके आया गया। इसमें बहुत जो आज का संविधान है, इसमें बहुत सारी बात 1935 के अधिनियम में थी। 1939 का समय आया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और अंग्रेजों ने भारत से बिना पूछे हुए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, जिससे देश में ब्रिटिश सरकार के प्रति बड़ी नाराजगी जाहिर हुई। इस दौरान भी बहुत सारे सुधार के प्रयास ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। अगस्त प्रस्ताव लेके आया गया लेकिन वो फेल हो गया। क्रिप्स प्रस्ताव लेके आया गया। कहा गया कि ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद देश की स्वाधीनता पर विचार किया जाएगा, डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। लेकिन क्रिप्स मिशन से कोई बात बनी नहीं। गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा और जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया तो गांधी जी ने कहा कि अब स्वतंत्रता के अलावा कोई चारा नहीं है और 8 अगस्त 1942 को इस तरह ये पूरा सफर देश की आजादी का, इस दौरान बहुत सारी घटनाएं थी, बहुत सारे विद्रोह हुए। इसके बड़ा एक लंबा पूरा इतिहास लिखना पड़ेगा, हमको एक बड़ी लंबी कहानी बतानी पड़ेगी, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने सब शॉर्ट में बातें हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि इस कार्यक्रम को, इस घटनाक्रम को, इस क्रोनोलॉजी को हम दिमाग में बिठा करके हम अपने देश की आजादी में की जो महत्वपूर्ण इवेंट्स थे, घटनाएं थी, उनको हम अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। तो 8 अगस्त का दिन आया। 8 अगस्त 1942 का दिन था। मुंबई के, जो मुंबई कहा जाता है उसमें बम्बई कहा जाता है, ग्वालियर टैंक में हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई और गांधी जी इसी ग्वालियर टैंक मैदान में नारा दिया कि अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। इसी में डू और डाई, और करो या मरो, या तो हम अपनी जान दे देंगे या हम देश की आजादी को छीन लेंगे। यही था डू और डाई, क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेजों को लग गया, समझ में बात आ गई कि यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अंग्रेजों ने 9 अगस्त को जीरो ऑपरेशन चला दिया। जीरो ऑपरेशन का मतलब एक ही समय में विभिन्न स्थानों पर जो बड़े बड़े नेता थे उनको अरेस्ट कर ले, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। यदि बड़े नेता बाहर नहीं रहेंगे तो यह जो भारत छोड़ो आंदोलन है स्वतः डेड हो जाएगा। यह आंदोलन की जो गति है वो कमजोर पड़ जाएगी, क्रांति कमजोर होगी। लेकिन अंग्रेजों का सोचना गलत था।
बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लीजिए, महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हो गए, सरदार पटेल गिरफ्तार हुए, मौलाना अबुल कलाम आजाद गिरफ्तार हुए, जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार हुए, और ये सब बड़े बड़े नेता ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके विभिन्न जेलों में डाल दिए गए। लेकिन यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया। उषा मेहता ने भूमिगत होकर के रेडियो संदेश दिया कि अंग्रेजों भारत को छोड़ो। अरुणा आसफ अली ने भी उनका योगदान रहा। तो इस तरह यह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये स्वतः स्फूर्त आगे बढ़ा और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अंग्रेजों ने सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। यद्यपि देश की आजादी तो प्राप्त नहीं हो पाई तत्काल, लेकिन अब देश की आजादी को, देश का आजाद होना तय हो गया, पक्का हो गया। यद्यपि इसको प्राप्त करने में अभी काफी मशक्कत करनी पड़ी। 1947 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। इस दौरान नौसैनिकों ने भी विद्रोह किया और कैबिनेट मिशन आया, माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन प्लान के तहत देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान बन गया, और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। आज 8 अगस्त को हम इसकी वर्षगांठ मना रहे हैं। वर्षगांठ मनाने का उद्देश्य हमारे जो देश की आजादी को दिलाने वाले उन संस्कारों को, उन विचारधाराओं को, उन अवधारणाओं को, उन दर्शन को याद रखना, अपने हृदय में सजोना, उन मौलिक कर्तव्यों का पालन करना जो कि हमारे देश की आजादी को अक्षुण्ण रखें। इसलिए इस वर्षगांठ को मनाते समय हम भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट को याद करते हैं। ये हमारे देश को समझने के लिए, हमारे देश की एकता और अखंडता को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग बैठते हैं, तो यह जो क्रोनोलॉजी, जो घटनाएं हमने चर्चा की है, एक टिप्स के रूप में है। इनको पूरा विस्तार से आप किताबों में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की बातें हमने आज आपसे चर्चा की। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन इन जो क्रोनोलॉजी है, इनको अगर आप दिमाग में बैठाएंगे तो आप अपने को इतिहास का ये पड़ाव अच्छे से समझ में आ सकेगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारी बात आप तक पहुंची होगी। जय हिंद, जय भारत।